Good morning, children. Today we are going to study the 7th lesson of class 8th science, that is conservation of plants and animals. What do you mean by conservation? Conservation यानी क्या? Conservation is nothing but careful and sensible use of natural resources. That is जो हमारे natural resources है उनका carefully और sensibly उनका use करना, that is called as a conservation. Now, what are the natural resources? अब natural resources क्या होता है? Natural resources are nothing but the resources such as air, water, soil, plants and animals. ये हमें सारे इस पृथ्वी पर मिलते हैं. So these are our resources, the sources which we get from the nature. Nature से हमें जो sources मिले हैं, they are the natural resources. Now we have to study in this lesson how we can save them from save these natural resources. Now you know there are many plants and animals on this earth. There are different forests. There are many thick forests in on the earth, but for the urbanization of the development of the cities or the places, the people are cutting down these forests. लोग जो है अपने अर्बनाइजेशन के लिए, मतलब खुद को अपने अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, उसे अर्बनाइज करने के लिए वो प्लांट्स को फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ रहते हैं उसे कट कर रहे हैं. उस जगह पर वो लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं, और उस ज़मीन पर वो लोग ज़मीन पर तैयार होकर के वहाँ पर वो ज़मीन वो फैक्ट्रीज़ के लिए, घर बनाने के लिए ये वो लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दीज आर द व्हाट इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. मतलब डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या? डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़. ट्रीज़ को काटना, ट्रीज़ को काट कर उस ट्रीज़ को उसका what are the effects and what are the causes of deforestation that we are going to study first. Now first we will study about deforestation and its causes. Procuring land for cultivation. Procuring land for cultivation means here cultivation के लिए, agriculture के लिए land को तैयार करना. land के लिए, agriculture के लिए land तैयार करना means क्या? Now due to increase in population, we know that year by year the population is increasing day by day, not only in our country, in the whole world. तो इतने लोगों के लिए जो अनाज प्रोडक्शन है, जो फूड प्रोडक्शन है, वो कहाँ से होगा? तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं, उस जगह को तैयार कर रहे हैं, उस जगह पर वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. They are practicing the agriculture there, and in this way these deforestation, the first is causes is procuring land for cultivation. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना वो प्रिपेयर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा खाना वो प्रिपेयर कर सकते, अनाज प्रोडक्शन कर सके, इसलिए वो कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज हो रहा है. सेकेंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. अभी आपको बताया ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को लगने वाली ज़रूरतों का सामान जो है वो उसकी डिमांड बढ़ रही है. तो इतनी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है. तो ये फैक्ट्रीज़ डेवलपमेंट करने के लिए जगह कहाँ होगी? तो वो जगह वो क्या कर रहे हैं, पेड़ काट कर फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग दैट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस. अगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग रहेंगे कहाँ? तो वो पेड़ काट कर अपने लिए घर भी बना रहे हैं, फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं. मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स. अब फैक्ट्रीज बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो उसके लिए तो बहुत सारा सामान लगता है, टिम्बर लगता है, फर्नीचर लगता है. घर यानी केवल 4 दीवारी बना लिए तो घर हो गया? नहीं, उसके लिए दरवाजे, खिड़कियाँ, सामान, फर्नीचर, ये सारा सामान कहाँ से आएगा? बाय कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़. ट्रीज़ को कट करके वो लोग उससे फर्नीचर बनाएंगे. नेचुरल कॉजेस, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये नैसर्गिक आपत्तियाँ होती है. कुछ नैसर्गिक आपत्तियाँ होती है, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती है,
ड्रॉट्स आते हैं, सीवियर ड्रॉट्स आता है, बहुत 2-3 साल तक कंटिन्यू अगर बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पर ये लोग these people they cut down the trees and that is also one of the cause of deforestation. Now we are going to study about the effect of deforestation, that is consequences of deforestation. मतलब पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है. The first is global warming. Now you know what is global warming? That is increase amount of carbon dioxide in the atmosphere. Increase amount of carbon dioxide in the atmosphere is called as global warming. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है? अगर पेड़ कट जाएंगे, ओके, यू नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स एब्सॉर्ब, दे यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेंगे. अगर कम प्लांट्स रहेंगे द लेस यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टू ट्रैप द हीट. हीट ट्रैप करने का ये काम करता है. अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप होगी. एंड देयरफॉर इट द इफेक्ट ऑफ कंसिक्वेंसेस, यानी सबसे पहला असर होता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दैट इज़ हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग. एक वार्निंग भी दी गई है, अगर ऐसा ही टेम्परेचर, अगर ऐसा ही डिफॉरेस्टेशन अगर चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो आइस पोलर रीजन्स में, जो पोलर साउथ एंड नॉर्थ पोल में जो हमारा आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, वो पिघलने लगेगा. और पिघलने से क्या होगा, हमारी वाटर लेवल ऑफ द सी विल इंक्रीज एंड इट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर. वो एक हमारा एक डेंजर का साइन है. दैट इज़ वाई वी हैव टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. मतलब हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है. Disturbance in water cycle. You know what is water cycle? All the water cycle means the water bodies, water from the water bodies get evaporated. वो water bodies का पानी जो है वो evaporate होता है, उससे water vapors तैयार होते हैं. It condenses, it forms the rain, it forms the clouds and it come down again in the form of rain. So in this, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डिफॉरेस्टेशन अगर हुआ तो वाटर साइकिल का जो साइकिल होती है वो गड़बड़ा जाती है. गड़बड़ा जाएगी तो क्या होगा, वाटर लेवल हमारे धरती का कम ज़्यादा हो जाएगा एंड इट मे कॉज ड्रॉट ऑल्सो. तो इसलिए नाउअडेज यू मे बी सीन द बारिश कभी भी होती है, कभी भी, मतलब जून में जहाँ बारिश होनी होती है वो जून, जुलाई, अगस्त शुरू हो जाता है, तब तक बारिश का पता नहीं रहता. दिस इज बिकॉज डिले ऑफ वाटर साइकिल ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसका साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाता है और इसलिए वो पुराने रूटीन में नहीं आता है. सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन यानी क्या, हवा के साथ सॉइल का उड़ना. तो इससे क्या होगा, सॉइल विल, अगर ट्रीज कट गए, यू नो ट्रीज आर, रूट्स ऑफ द ट्रीज आर बाइंडिंग द सॉइल. ये जो पेड़ होते हैं उसके जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं. अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल लूज हो जाएगा. सॉइल लूज हो जाएगा तो क्या होगा, हवा के साथ वो उड़ जाएगा and it will convert the soil into less nutrients. तो इससे वो जो मतलब जो सॉइल होगा वो सॉइल इरोजन विल टेक प्लेस. सॉइल इरोजन मतलब हवा के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ह्यूमस होता है, वो यहाँ वहाँ चला जाएगा. सॉइल विल नॉट बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल नॉट गिव अस प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड. And that is called this, if soil erosion will go on continue, अगर ये soil erosion continue होते रहा तो इसे कहते हैं desertification. मतलब उपजाऊ ज़मीन नहीं रह जाएगी. उपजाऊ ज़मीन नहीं रह जाएगी तो क्या होगा, वो मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ हो जाएगी. कम उपजाऊ मीन्स वहाँ से फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा. The next one is floods. Then you know the most important
फंक्शन ऑफ द ट्रीज़ क्या करती है, जब बारिश होती है तो वो जो पानी होता है, मीन्स जो रेन वाटर होता है, वो विथ द हेल्प ऑफ द रूट्स इट गोज एंड एंटर्स इनटू द ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन में वो पानी सींचा जाता है। वो कैसे सींचा जाता है? विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। और अगर वो रूट्स, अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन में पानी जाएगा नहीं, ज़मीन में पानी नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर लेवल बहुत कम हो जाएगा। वाटर लेवल नहीं होगा तो ज़मीन में पानी नहीं रहेगा, ज़मीन में पानी नहीं रहेगा तो यू विल नॉट गेट वाटर इन द वेल्स, आपको कुएं में, ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलेगा। जो भी बारिश होगी वो पानी, जब बारिश होगी वो पानी बह जाएगा और ज़मीन बह करके नदी नाले में जाकर मिल जाएगा। जो पानी ज़मीन में सींचने का काम होता है वो कौन करता है? रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज़। तो ये जो जितने बड़े बड़े ट्रीज़ होती है वहाँ पर पानी उतने ज़मीन में नीचे जाता है, जितना पानी आता है तो वो रूट्स के माध्यम से नीचे ज़मीन में जाता है। अगर ट्रीज़ नहीं रहे, अगर हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए तो क्या होगा? ज़्यादा फ्लड्स होंगे। आपने देखा होगा बड़ी सिटीज़, मेगा सिटीज़, बॉम्बे इज़ द प्लेस वेयर थोड़ी सी रेनफॉल होती है, थोड़ी सी बारिश होती है कि वहाँ पर नदी नाले भर जाते हैं, बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम है, प्लांट्स बहुत कम है, तो वाटर एब्सॉर्प्शन इज़ वेरी लेस। वहाँ पर ज़मीन में पानी का सींचना बहुत कम होता है और इसीलिए बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। सो द नेक्स्ट इफेक्ट इज शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर ट्रीज़ कट हो गए तो ट्रीज़ से जो हमें मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे गम्स, मेडिसिन, लैटेक्स, रबर के लिए, रबर बनाने के लिए लैटेक्स लगता है, वो हमें ट्रीज़ से मिल रहा है, और टिम्बर मिल रहा है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा शॉर्टेज हो जाएगा एंड वी विल नॉट गेट एनी ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मेडिसिन्स के लिए जो हम वुड ट्रीज़ के पत्तों का यूज़ कर रहे हैं वो अगर नहीं रहेगा, वी विल नॉट गेट द प्रॉपर मेडिसिन्स फ्रॉम द forest. So these are the effect of deforestation, that is the consequences of deforestation. Now we are going to study the next topic, that is conservation of forest and wildlife. अब फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, उनका हम प्रोटेक्शन कैसे करें। नाउ गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल लॉज, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन बाय लॉज, मतलब कायदा, मीन्स एक प्रोटेक्शन बाय लॉज। लॉज मीन्स ऐसे कायदे बनाए हैं गवर्नमेंट ने कि जिसके यूज़ करके, मीन्स बाय यूजिंग दैट लॉज वी कैनॉट kill the animals or we cannot hunt these animals, we cannot catch them and we cannot cut down the trees in the forest. आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वहाँ पर के जो रेंजर्स होते हैं, रेंजर्स मीन्स द ऑफिसर्स विच आर working and taking care of the animals and plants, flora and fauna in the forest, they are taking care that nobody is cutting down the trees or poaching or killing the animals. The another one is by afforestation. Afforestation means we are protecting the forest, that is plants, by planting more and more trees. ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके the number of trees are increasing in the forest. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में जो आग लगती है वो हमें उससे बचाना है। दैट इज़ वाई द पीपल दोज हु आर कैरिंग द स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशंस, फॉरेस्ट में अगर आप जा भी रहे हो तो आपको ज्वलनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिससे फॉरेस्ट में आग लग सके, ऐसी चीज़ें आपको अंदर लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। यू आर नॉट अलाउड to take the fire extinguisher solutions to the forest so that it may cause the forest fire. The people, those who are having they are having the habit of smoking. They smoke, they use the matchbox, and after burning their cigar they are throwing here and there that matchstick. That is also a cause of a forest fire.
Therefore, these type of things should be avoided in the forest. Personal and society efforts. Many of us are lovers of plants. We love plants a lot. Therefore, on the occasion of our birthdays, some marriage anniversaries, people are planting the trees. That is, their personal effort they are using to plant more and more trees. Some of the society is also helping in afforestation. That is the Van Mahotsav. Generally it is वृक्षारोपण is done on this occasion. वृक्षारोपण जुलाई के पहले हफ्ते में वन महोत्सव पखवाड़ा, मतलब इस एक हफ्ते में हर जगह पर वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाता है. एवरी ईयर the government of every state is having some limits that to plant more than 1 lakh of the plantation or the small plants into the different places where there is mountainous regions or the barren lands. पर इनमें से कुछ ही जो है वो सक्सेस हो पाते हैं, कुछ ही प्लांट्स को की देखभाल की जाती है. पर ऐसे एफर्ट्स जो पर्सनल और सोसाइटी कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ वे इन विच वी आर कंजर्विंग अवर फॉरेस्ट. नाउ दिस फॉरेस्ट इज द हैबिटेट फॉर द एनिमल्स. अब अगर ये फॉरेस्ट अगर अच्छे से बढ़ गया, अगर ये फॉरेस्ट अच्छे से बढ़ गया तो क्या है, दिस फॉरेस्ट इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स. ये फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का, जानवरों का क्या है, वो हैबिटेट होता है, वो उनका घर होता है. दोज स्मॉल एनिमल्स एज वेल एज द बिगर एनिमल्स, द लायंस, टाइगर, स्नेक्स, फ्रॉग्स, birds, cheetah, all these are living in this forest. Now our important thing is habitat preservation. In this lesson we are going to study about focus on habitat preservation. What is habitat preservation? Wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserves, these are established by the government. National park, वाइल्ड सेंचुरी, देन बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है ये सरकार ने सारी ये सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए हैं ताकि वहाँ पर जो एनिमल्स रहने वाले हैं उनको अपना नेचुरल हैबिटेट मिले, उनको अपना नेचुरल हैबिटेट मिले ताकि वो हैबिटेट के अभाव में, मीन्स आफ्टर कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट वो इधर उधर ना भटके, इसलिए इनको इस प्रकार के हैबिटेट प्रिजर्वेशन करके उनको संभालने के लिए, मीन्स उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके रिप्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिप्रोडक्शन हो, उनका नंबर बढ़े, इसलिए ये हैबिटेट प्रिजर्वेशन किया गया है. इस हैबिटेट प्रिजर्वेशन में प्लांटेशन मतलब कुछ सब्जियां उगाना या अनाज उगाना, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, देन कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग, किलिंग ऑफ द एनिमल्स, ये सारे प्रोहिबिटेड होते हैं. इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी प्रकार का कोई भी कल्टीवेशन नहीं होता है, ना ही वहाँ पर कोई सब्जियाँ उगाई जाती है जिसे हम बेच सके बाहर. वहाँ किसी एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए बाहर से कोई हर्ड ऑफ एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए जाने के लिए एंट्री नहीं होती है. जैसे बहुत सारे हर्ड्स ऑफ शिप्स, हर्ड्स ऑफ कैटल्स होते हैं, वो चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए माउंटेन्स पर ले जाते हैं. बट ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, इनके अंदर ग्रेजिंग की अनुमति नहीं होती है. ये जो होता है ये केवल वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स के लिए वो जगह रिजर्व की हुई होती है. हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज़ प्रोहिबिटेड. वहाँ पर जो अगर जंगली जानवर रहते भी है तो उनका हंटिंग करना मतलब उनका शिकार करना वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ we will study the next topic, that is buffer biosphere reserve. Now what is biosphere reserve? Conservation of wildlife, biodiversity and their traditional lifestyle. मतलब उस
सेंचुरी में, रिजर्व में रहने वाले वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उनकी बायोडाइवर्सिटी, मतलब उनका जो रहने का हैबिटेट है, उनका लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ दोज पीपल लिविंग देयर, उनको रिजर्व करना, दैट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व। ना बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक 3 जोन में बांटा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 zones, that is the outermost is called as a transition zone, the middle one is the buffer zone and the last one or the innermost is the core zone। मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन्स में बांटा गया है। सबसे बाहर का ट्रांजिशन जोन है जिसमें वहाँ पर जो फॉरेस्ट के लोग रहते हैं या वहाँ के जो ट्राइबल जनजाति के लोग रहते हैं वो वहाँ पर हाउसिंग, मतलब उनके घर होते हैं और वो अपने लिए, खुद के लिए केवल कल्टीवेशन कर सकते हैं ताकि उनके खाने पीने की चीज़ें वो उगा सके। दैट इज़ द आउटर मोस्ट जोन। मतलब किसी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया का सब केवल बाहर का जो रीजन है उसे ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। द मिडल वन दैट इज बफर जोन इन विच ओनली द रिसर्च एंड द टूरिज्म पीपल आर अलाउड। रिसर्च के लिए जो लोग आ रहे हैं या टूरिस्ट जो लोग आते हैं उनके लिए केवल वहाँ पर जाना अलाउड होता है। द इनर मोस्ट इज द कोर जोन इन विच नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। मतलब वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ना ही प्लांटिंग, नो कल्टीवेशन, नो हाउसिंग और किसी भी ह्यूमन का इंटरफियर उस कोर जोन में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि कोर जोन में ज़्यादातर सारे एनिमल्स होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है। उनके हैबिटेट को, मतलब उनको अपने खुद के, मतलब फॉरेस्ट में खुद को उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती। आपको पता है बफर जोन में टूरिस्ट लोग जो जाते हैं वो सफारी गाड़ी करके जाते हैं, वो जंगल में घूमते हैं, वो केवल वो जंगल को केवल वो बाहर का हिस्सा घूमते हैं, अंदर वाली जगह पर वो नहीं जा सकते। बिकॉज एंड दैट ऑल्सो विथ द पीपल, दैट ऑल्सो उनके साथ फॉरेस्ट का एक गार्ड होता है, उसके साथ ही वो अंदर जा सकते हैं, अपने आप बिना अकेले टूरिस्ट नहीं जा सकते। सो दीज आर द बायोस्फीयर रिजर्व। देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। द फर्स्ट वन इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार। Second one is Kaziranga Kaziranga Biosphere Reserve, it is in Assam. Then Sundarbans Biosphere Reserve, it is in West Bengal. Then Kanha Biosphere Reserve and Pachmari Biosphere Reserve, both are in our MP. हमारे MP में ये, so यहाँ पर जो मेन है बायोस्फीयर रिजर्व उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। Now we are going to study about flora and fauna, the animals and plants. Flora means the plants as well as fauna means the animals. The animals and plants which are belonging to the particular forest, they are called as a endemic species. The species of the animals or plants वो केवल उसी एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा और दूसरी जगह वो पाए नहीं जाते, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पेसीज। साल एंड वाइल्ड मैंगो, साल ट्री एंड वाइल्ड मैंगो ट्री इज फाउंड इन पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमरी रीजन में ये साल ट्रीज और वाइल्ड मैंगो ट्री पाया जाता है, वो और कहीं पर भी in the complete in a country it is not found. So this is the endemic species. Among the animals, bison, Indian giant squirrel, this is also found in Pachmari Biosphere Reserve. Now these are the endemic species are vanishing. मतलब ये endemic species खत्म हो रही है, क्यों? Because द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि जंगल काटते जा रहे हैं लोग, तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पेसीज, और लोग अफॉरेस्टेशन करते हैं, मीन्स प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज कर करके नए नए स्पेसीज के प्लांट्स जो है फॉरेस्ट में उगा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज को इन तीन चीज़ों से, मीन्स बिकॉज ऑफ दैट इट इज द एंडेमिक स्पेसीज इज गोइंग टू डिस्टर्ब। नाउ we are going to study the next, that is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary is nothing but the habitat which is open for all the animals and plants. Animals और birds के लिए वो एक biosphere reserve जैसा ही है, in which the care is taken of the animals and birds so that nobody will hunt or kill or poach that animals. कोई भी उनका शिकार नहीं कर सकता, कोई भी उनको पकड़कर लेकर के जा नहीं सकता। सो इन दिस वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, दैट इज उसे पकड़ने की कोशिश भी कोई नहीं करेगा, बिकॉज देयर आर द फॉरेस्ट गार्ड्स आर देयर विच ऑलवेज दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स सो दैट नोबडी कैन एंटर इनटू द wildlife sanctuary. Now here there is a difference between the zoo and wildlife sanctuary. First we will discuss about zoo. You might have visited zoo. आप zoo में तो गए होंगे, आपने वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, जानवर देखे होंगे, बर्ड्स देखे होंगे, स्नेक्स देखे होंगे अलग अलग. सो दे आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कुछ बर्ड्स होते हैं अपने देश के होते हैं, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स जो है बाहर के देश से भी ला करके उनको वहाँ पर रखा जाता है. तो यहाँ पर ये जू जो है ये आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया गया है. वो एनिमल्स का ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ये आर्टिफिशियल हैबिटेट जू का बनाया गया है. और वहाँ पर अदर पीपल दे आर हैव अ फिक्स टाइम, दे कैन कम एंड विजिट दिस एनिमल्स एवरी डे. यहाँ पर लोग उनको आकर के रोज़ आकर के उनको देख सकते हैं और उन्हें खाना और पीने की सामान जो है वो जू के लोग ही दे सकते हैं. सो जू इज़ एन आर्टिफिशियल सेटिंग ऑफ द एनिमल्स. जू में एनिमल्स की आर्टिफिशियल सेटिंग की जाती है, ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज वर्ल्ड एंड डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्रीज. दूसरे कंट्रीज, दुनिया के दूसरे देशों से भी कुछ एनिमल्स वहाँ पर लाए जाते हैं. दे आर नॉट कंफर्टेबल. जू में एनिमल्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो गुस्सैले हो जाते हैं. ओपन फॉर फिक्स्ड टाइम एवरी डे. उसका टाइम फिक्स होता है 9 बजे से 6 बजे तक के रहता है. 9 से 6 के बीच में लोग आकर के वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट लाइक जू. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जू के जैसा नहीं है. दे बर्ड्स एंड एनिमल्स दे लिव इन नेचुरल हैबिटेट. ये बर्ड्स और एनिमल्स जो है वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. लोकली फाउंड एनिमल्स एंड बर्ड्स. लोकली फाउंड एनिमल्स एंड बर्ड्स मीन्स वहाँ पर लोकल में, उस एरिया में जो रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वही वहाँ पर रहते हैं. दूसरे प्रदेश से लाकर, दूसरे कंट्री से लाकर वहाँ पर एनिमल्स को छोड़ नहीं दिया जाता. वहाँ पर जो पाए गए हैं वही जानवर वहाँ पर रहते हैं. दे फील कंफर्टेबल. उनको अपने हैबिटेट में रहने के लिए अच्छा लगता है. दे आर फ्री, देर आर नो केजेस. उनके लिए कोई केजेस नहीं बनाए हैं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं बनाई है. वो जहाँ चाहे वहाँ पर वो जा सकते हैं. नॉट ओपन टू पब्लिक लाइक जू. वो जू के जैसे पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है. ओनली व्हेन अकम्पनीड बाय गार्ड्स. केवल जो गार्ड्स होते हैं वो गार्ड लोग अगर उनको अकम्पनी कर रहे हैं, अगर उनके साथ वो फॉरेस्ट गार्ड्स आ रहे हैं तो ही वो वहाँ पर अंदर जा सकते हैं. अदरवाइज पीपल कैनॉट गो टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो दिस वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ we are going to study the next topic, that is Project Tiger. Project Tiger is it was a project launched by the government in 1973. गवर्नमेंट ने 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लागू किया था. बिकॉज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्रीज वर गोइंग ऑन डिमिनिशिंग लेस एंड लेस. टाइगर्स की संख्या इसमें बहुत
कम कम होते जा रही थी, टाइगर्स की संख्या बहुत कम होते जा रही थी, और टाइगर्स को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो चलाया गया था। और ये नंबर ऑफ इट इज़ टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। टाइगर की पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रोकने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, वो कम ना हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर मिशन चलाया गया था। और इसके अंतर्गत इट इज़ सीन दैट द नंबर ऑफ टाइगर्स हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ टाइगर्स की संख्या जो है बहुत सारी बढ़ गई है। तो अब हमें ये धोखा नहीं है कि टाइगर जो है ये विलुप्त हो सकता है, मीन्स इट वॉज एन एंडेंजर्ड यानी ख़त्म होने वाली प्रजाति थी। पर ये प्रोजेक्ट लागू करके गवर्नमेंट ने उसके नंबर जो है वो बढ़ा दिए हैं, ताकि अब वो एंडेंजर्ड से हट गया है, मतलब अब वो लुप्त होने वालों जानवरों में से नहीं है। नाउ सम ऑफ द एनिमल्स विच आर, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड एनिमल्स? जो एनिमल्स होते हैं वो लुप्त होने के कगार पर होते हैं, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, मतलब ऑन द बाउंड्री लाइन दे आर, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड एज अ एंडेंजर्ड एनिमल्स। लायन टेल्ड मैक्यू, then tiger, snow leopard, Asiatic lion, these are the endangered animals. लायन टेल मैक्यू, टाइगर, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, ये जो है ये एंडेंजर्ड एनिमल्स में है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स लुप्त हो चुके हैं, मतलब जो एनिमल्स अब इस धरती से गायब हो चुके हैं, दे आर फिनिश्ड, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स का अब इस धरती पर कोई भी एक भी स्पेसीज या एक भी एनिमल उनका नहीं पाया जाता। दे आर कॉल्ड एज द एक्सटिंक्ट एनिमल्स, और वो है डोडो एंड डायनासोर्स। डोडो और डायनासोर्स ये विलुप्त प्रजाति हो चुकी है, अब इनका कोई भी प्रजाति का एक भी जानवर हमारे इस धरती पर पाया नहीं जाता। नाउ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें एंडेंजर्ड एनिमल्स का सारा विवरण लिखा हुआ होता है, मतलब कौन से एनिमल्स और प्लांट्स कितने नंबर्स हमारे इस धरती पर है, हमारे इस देश में है, वो सारा अपनी अपनी कंट्रीज़ अपनी अपनी रेड डाटा बुक में इसका नंबर्स वो नोट करके लिखते हैं। सो दिस इज़ द बुक विच हेल्प अस टू सी फाइंड आउट वेदर द एनिमल इज़ इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड है तो उसके कितने एनिमल्स है, कितने प्लांट्स है, वो सारा विवरण इस बुक में पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट होना। द पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है माइग्रेशन ऑफ द पीपल क्या होता है? काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, उसे माइग्रेशन कहते हैं। सो माइग्रेशन इज देयर अमंग द बर्ड्स ऑल्सो। ज़्यादातर माइग्रेशन किस में होता है? बर्ड्स में होता है। एनिमल्स जनरली माइग्रेट नहीं करते, बट बर्ड्स आर माइग्रेटिंग। द बर्ड्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे प्लेस पर वो माइग्रेट होते हैं, क्योंकि उनको उस प्लेस पर उस पर्टिकुलर सीजन में नहीं रहना होता है। क्यों नहीं रहना होता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। बहुत ज़्यादा अगर ठंड है तो एनिमल्स हैव प्रोटेक्टिव लेयर्स इन देयर बॉडी, बट बर्ड्स डू नॉट हैव दैट। सो अगर सीवियर ठंड है तो वहाँ के जो बर्ड्स है वार्मर प्लेस पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो बर्ड्स है दे कम फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ठंड होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। देयर इज सीवियर कोल्ड। ठंड के दिनों में वहाँ पर सीवियर कोल्ड होता है, और वहाँ पर उन्हें फूड एंड फॉर हैचिंग एग्स, मतलब फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर फूड, दे डू नॉट हैव एनीथिंग देयर, और इन दैट कोल्ड सीजन दे कैनॉट सर्वाइव। इतने ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो गर्म प्रदेश में, जैसे हमारे इंडिया में वो लोग राजस्थान में आकर के वो वहाँ पर माइग्रेट होते हैं। एवरी ईयर दे कम फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया इन राजस्थान ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन साइबेरिया। द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इज डन बाय द आर्टिक टर्म। आर्टिक टर्म नाम का जो एक बर्ड्स है, वो बर्ड सबसे बड़ा माइग्रेशन करता है। वो दे
come from north pole to south pole. नॉर्थ पोल से साउथ पोल का माइग्रेशन ये बर्ड्स करते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन यानी नए प्लांट्स उगाना. दैट ऑल्सो नॉट एवरीवेयर, नॉट एनीवेयर, ओनली इन अ पर्टिकुलर प्लेस. दैट इज कॉल्ड एज अ रिफॉरेस्टेशन. देयर इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, वो केवल नेचुरल फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन और उनका कंजर्वेशन करता है. मतलब कोई उसे तोड़े ना, कोई उसे ट्रीज को काटे ना, इसका वो प्रिजर्वेशन करता है, ध्यान रखा जाता है, उनको कंजर्वेशन किया जाता है. देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स इट इज रीजनरेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट. मतलब वो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, मतलब ऐसे फॉरेस्ट है जिसमें प्लांट्स अपने आप टूट गए हैं, गिर गए हैं या किसी ने काटे हैं, तो उस जगह पर नए पौधे लगाना, नए प्लांट्स प्लांटेशन करना विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन. लोगों की मदद से ऐसे बंजर भूमि पर या जो फॉरेस्ट कट गया था उस एरिया में नए प्लांट्स उगाना, दैट इज अंडर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. And the last topic is चिपको आंदोलन. चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट. यू नो ये चिपको आंदोलन क्या था? एक समय ऐसा था जब जंगल में लोग पेड़ काटते थे. एक सुंदरलाल बहुगुणा और ये जो लोग थे उन्होंने उन्होंने क्या किया, जंगल में जाकर जहाँ पर लोग पेड़ काटने आते थे उस पेड़ को वो खुद लिपट गए थे, ताकि उन्होंने लोगों को कहा कि पेड़ काटने के पहले आपको हमें काटना होगा. और इस तरह से उन्होंने अपोज किया ट्रीज कटिंग के लिए. दे हैव मीन्स उन्होंने ट्रीज कटिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए इस तरह से जो आंदोलन किया उसे चिपको आंदोलन कहा जाता है. मतलब उन्होंने ट्रीज को हग करके उन्होंने उसे ऐसे चिपक गए वो ट्रीज को, ताकि वो ट्रीज को काटने के पहले वो इंसानों को क्षति पहुँचाए. तो इस तरह से आंदोलन उन्होंने किया, तो ये सक्सेस रहा. लोगों ने जो ट्रीज़ काटने के लिए आए थे उन्होंने वो ट्रीज़ काटने से पीछे हट गए और इस तरह से उन्होंने ट्रीज़ को काटने से बचा लिया था. तो ये जो आंदोलन था ये बहुत सक्सेसफुल रहा था. ये चिपको आंदोलन था और ये चिपको आंदोलन में लोगों ने, वहाँ के जो एरिया के लोग थे, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो उनके लीडर थे. तो इस प्रकार इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट द रिफॉरेस्टेशन, सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन. ओके.